हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। जी हाँ, बात करेंगे कि मार्केट जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है, मार्केट का मतलब होता क्या है, और किस तरह से अलग अलग मार्केट के अंदर प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, प्राइस को निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो प्राइस कैसे डिसाइड होने वाला है अलग अलग मार्केट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि मार्केट का मतलब क्या होता है। दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट का मतलब होता क्या है सर, क्या है मार्केट, राइट। इसके बारे में समझना जरूरी है, राइट। तो जनरली हम लोगों को पता है कि मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट का मतलब है जहां पर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसे बोला जाता है मार्केट, राइट। जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे उसे बोला जाता है जनरली मार्केट। सेम सेंस पर अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, वो अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइडेड होता है, यानी कि बायर्स और सेलर के इंटरेक्शन के बेसिस पर ही निर्धारित होता है कि किस तरह से वो आपस में चीज़ों को डील करने वाले हैं। और उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास देखने को मिलता है मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो अलग अलग प्रकार के मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास है। जैसे कि हमारे पास एक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, दूसरा हमारे पास ओलिगोपोली है, तीसरा हमारे पास मोनोपोली है, चौथा हमारे पास क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। अब डिफरेंट सिनेरियो के अंदर चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में कि इनका बेसिक मतलब होता क्या है सर। अगर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मार्केट का मतलब क्या है। दैट व्हाट इज बेसिकली मार्केट, क्या होता है मार्केट, राइट। तो अगर मैं मार्केट की बात करता हूं तो मार्केट क्या है, कहता है सर मार्केट इज अ सिस्टम थ्रू विच द बायर एंड द सेलर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस comes in contact of one another for sale and purchase of the commodity or service on a specific price। यानी कि आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, क्या समझ रहे हैं सर। मान लेते हैं मार्केट के अंदर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बात करता हूँ एक सेलर की और एक बात करता हूँ बेटा किसकी, परचेजर की, राइट। तो सेलर कौन है बेटा, सेलर वो पर्सन है जो बेसिकली क्या चाहता है, अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल करना चाहता है, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज को जो सेल करना चाहेगा वो क्या है, आपका सेलर है। और सेलर गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों सेल करना चाहता है, ताकि वो प्रॉफिट को कमा सके या फिर प्रॉफिट अर्न कर सके। और परचेजर कौन है, परचेजर वो पर्सन है जिसको गुड्स एंड सर्विसेज की क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं मार्केट की बात करता हूं तो मार्केट का मतलब क्या हुआ सर, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मार्केट। तो हम ये कह सकते हैं मार्केट एक ऐसा प्लेस है, हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपका बायर और सेलर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे ताकि सेलर अपनी गुड्स और सर्विसेज को बेच सके और परचेजर उन गुड्स और सर्विसेज को खरीद सके। इस ऑब्जेक्टिव के साथ एक दूसरे से मिला जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो मार्केट क्या बनती है, मार्केट एक सिस्टम बनती है, राइट, जिसके थ्रू जो बायर और सेलर है किसके, एक कमोडिटी के या फिर सर्विसेज के, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, राइट। किसके, एक दूसरे के, फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द कमोडिटी, ताकि वो कमोडिटी को खरीद सके और बेच सके, राइट, ऑन स्पेसिफिक प्राइस, एक दिए गए प्राइस के ऊपर चीज़ों को खरीदा जा सके, राइट, गुड्स को बेचा जा सके, सर्विसेज को बेचा जा सके और बायर के द्वारा उनको खरीदा जा सके। तो मार्केट एक प्लेस हुआ जहां पर ये दोनों आपस में आकर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन मार्केट भी अलग अलग प्रकार की होती है, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। यानी कि ये बायर्स और सेलर्स के इंटरेक्शन से जो मार्केट बनी, इस मार्केट का फॉर्म अलग अलग है, यानी कि वेरियस पैरामीटर के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं ये जो मार्केट है ये किस नेचर की रहने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बोला गया है दैट मार्केट कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, मार्केट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है अलग अलग
आधारों पर सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ तो हमारे पास है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि एक मार्केट के अंदर कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। बायर्स मतलब जो गुड्स और सर्विसेज को क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं या फिर परचेज करेंगे। और अगर मैं सेलर्स की बात करता हूं तो जो गुड्स और सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं उसके बेसिस पर, यानी कि वो जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं उसके बेसिस पर। दूसरा डिसाइड होता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि किस तरह का प्रोडक्ट जो है, किस तरह की वस्तुएं जो है वो उनके द्वारा बेची जा रही है, सेलर्स के द्वारा बेची जा रही है, या फिर जो परचेजर है वो किस तरह की वस्तुओं को परचेज कर रहा है उसके बेसिस पर। तीसरा बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, यानी कि अगर मैं मार्केट की बात करता हूं तो मार्केट के अंदर अगर कोई नया यूजर जो है या फिर एक नई फर्म जो है अगर एंटर करना चाहती है उस मार्केट के अंदर, क्या वो आसानी से एंटर कर पाती है या नहीं कर पाती है, उसके बेसिस पर भी निर्धारित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं बेटा किसकी, मोनोपोली की, राइट। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात की जाए किसकी, मोनोपोली की अगर बात की जाए तो मोनोपोली मार्केट के अंदर आसानी से, राइट, बायर्स जनरली क्या होता है, यहां पर मोनोपोली के अंदर एक ही पर्सन के पास प्रोडक्ट का राइट होता है, तो वो जनरली क्या करता है, एंट्री यहां पर आसानी से नहीं होने देता है बाकी फर्म्स की। तो मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। तो एक ऐसी मार्केट जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर हो उसे बोला जाता है मोनोपोली। तो मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर है, और एक ही सेलर होने का मतलब है कि वहां पर किसी और पर्सन की एंट्री, यानी कि किसी और फर्म की एंट्री हो पाना या फिर एंट्री करवा पाना पॉसिबल नहीं है या फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। चौथा अगर मैं बात करता हूं तो चौथा पैरामीटर रहने वाला है प्राइस डिटर्मिनेशन, कि इन मार्केट्स के अंदर प्राइस जो है वो किस आधार पर निर्धारित किया जा रहा है, उसके बेसिस पर भी मार्केट को डिवाइड किया जाता है कि भाई वो किस प्रकार की मार्केट जो है वो रहने वाली है। अगर मैं टाइप्स ऑफ मार्केट की अगर बात करता हूं आप लोगों के सामने, तो मार्केट कितनी प्रकार की हो सकती है, ऑलरेडी बता चुका हूं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको जनरली 4 पार्ट्स के अंदर बांटा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं टाइप्स ऑफ मार्केट, तो हमारे पास एक तो परफेक्ट कंपटीशन है, दूसरा हमारे पास मोनोपोली है, तीसरा हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा हमारे पास ओलिगोपोली है। अब हमें ये समझना जरूरी है वो जो 3-4 पैरामीटर्स हम लोगों ने पढ़े जिसके बेसिस पर मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, जैसे कि बायर और सेलर के बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर, एंट्री और एग्जिस्ट के बेसिस पर और डिटर्मिनेशन के बेसिस पर कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है। इसके बेसिस पर हमारे पास 4 तरह की मार्केट जो वो निकल कर आती है। एक हमारे पास आती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक हमारे पास आता है मोनोपोली, दूसरा आता है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, चौथा आता है हमारे पास ओलिगोपोली। अब इनके अंदर क्या फर्क है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की, राइट। परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब होता है, परफेक्ट कंपटीशन का क्या होता है कि अगर मार्केट को समझना है तो मार्केट को बायर्स और सेलर दोनों के पर्सपेक्टिव से हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूं तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नंबर्स एन नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं और साथ ही साथ में बेचने वाले भी जो है वो भी क्या होते हैं, एन नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं। यानी कि बहुत सारे पर्सन बेचने वाले हैं और बहुत सारे पर्सन जो है वो खरीदने वाले हैं, लेकिन फर्क क्या है, जो बेचने वाले हैं सारे के सारे वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बेचेंगे, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं। ये सब होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट को ही बेचने वाले हैं, राइट। होमोजेनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल नेचर का प्रोडक्ट। जैसे कि आप कई बार मार्केट्स के अंदर गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप कपड़े बाजार में चले गए यानी कि क्लॉथ के मार्केट के अंदर चले गए तो आप देखोगे कि एक ही लाइन के साथ बहुत सारे पर्सन्स जो है उसी टाइप के क्लॉथ को बेच रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर खासियत ये होती है कि लगभग सबका प्राइस जो है वो सेम देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ जो है कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, होमोजेनियस रहने वाला है। तो अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूं तो यहां पर बोलता है कि परफेक्ट कंपटीशन
वो टाइप ऑफ मार्केट है जहां पर हमारे पास वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है और सेलर भी हैं जो कि सेल कर रहे हैं अपने होमोजीनियस प्रोडक्ट को। और कैसा प्राइस रहेगा यहाँ पर, सेम प्राइस रहने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला है कि अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूंगा तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे और दूसरा हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होंगे जो कि एक ही प्राइस पर, सेम ही प्राइस पर कमोडिटीज को या फिर गुड्स को क्या करेंगे, बेचेंगे। अब ध्यान से समझना, अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूं तो ध्यान से समझिएगा, पर यूनिट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, देयरफॉर एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व coincides each others and become parallel to x axis। अब आप लोगों को कर्व्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। जब आप लोगों को मैंने कर्व्स के बारे में पढ़ाया था तो एक आपको कॉस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में पढ़ाया था और दूसरा आपको मैंने रेवेन्यू के बारे में पढ़ाया था कि रेवेन्यू कर्व जो है वो किस तरह से बनते हैं। अब यहाँ पर जनरली होता क्या है, कहाँ पर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होने वाला है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होने वाला है, ध्यान से समझना। पर यूनिट प्राइस जो है वो क्या रहता है, सबका सेम रहता है। यानी कि अगर मैं सेलर की बात करता हूं और बायर की बात करता हूं तो सेलर और बायर जो है, राइट, एक तो n नंबर्स होंगे यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर से रहने वाले, और दूसरा जो है जो सेलर जो प्राइस पर बेचने वाला है, यानी कि किसी प्रोडक्ट को अगर वो 200 रुपये पर बेच रहा है तो बाकी सारे जो सेलर्स होंगे वो भी उसको 200 ही प्राइस पर बेचेंगे क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर क्या है, होमोजेनिटी है, राइट। इसलिए क्या बोलता है, जो यूनिट प्राइस है, पर यूनिट प्राइस जो वो क्या रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला है। इसीलिए जो एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू है, क्या कहता है यहाँ पर, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या रहता है, कोइंसाइड करता है एक दूसरे के साथ और वो पैरेलल होता है हमारे एक्स एक्सिस के। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, सबसे पहले ये समझेंगे कि प्राइस जो है वो कैसे डिसाइड होने वाला है हमारी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो आप लोगों को पता है कि प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस डिसाइड किया जाता है किसके बेसिस पर, आपकी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर जो है आपका प्राइस जो है वो निर्धारित होता है। आपकी डिमांड और सप्लाई जो है प्राइस को निर्धारित करती है, प्राइस को बनाती है। अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो डिमांड और सप्लाई बनाने वाली है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहीं पर ही क्या निकल कर आता है, आपका प्राइस निकल कर आता है। तो प्राइस यहां पर रहने वाला है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं किसकी, परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है वो दोनों क्या रहता है, कांस्टेंट रहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के इक्वल रहने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्राइस की बात करता हूँ और क्वांटिटी की बात करूँगा, राइट, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा, वही प्राइस रहेगा। इसलिए इसका जो कर्व है वो क्या आएगा, पैरेलल टू, हमारा जो कर्व है वो देखने को मिलता है आपको क्या, दैट विल बी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी कि प्राइस जो है यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट रहने वाला है। प्राइस यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, राइट। चलिए, अब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। एवरेज रेवेन्यू अगर मुझे निकालना हो तो टोटल रेवेन्यू को जब मैं क्वांटिटी से डिवाइड करता हूं तो मेरा एवरेज रेवेन्यू निकल कर आता है। और अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू की बात करता हूं तो यहाँ पर मतलब है कि एक एडिशनल यूनिट को ऐड करने पर कितना रेवेन्यू आ रहा है, एडिशनल यूनिट को ऐड करने पर कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसकी बात होती है इसके अंदर, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर क्या होता है, जो एवरेज रेवेन्यू है यानी कि ये किसके बराबर होगा, एमआर के बराबर होगा। एडिशनल यूनिट को ऐड करने के बराबर रेवेन्यू जो है वो दोनों सेम यहां पर होने वाले हैं, राइट। ये बात इसके अंदर होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड आता है क्या, कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन एन इंडस्ट्री। नो इंडिविजुअल फर्म और बायर can influence the price of the product. So industry is a price maker and firm is a price taker, right? तो यानी कि एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है कि अगर मैं होमोजीनियस मार्केट की बात करूंगा या फिर मैं होमोजीनियस मार्केट बोल लूं या फिर मैं बोल लूं परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन या फिर होमोजीनियस मार्केट की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर आपका नंबर 1 डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई विल बी डिसाइडिंग द प्राइस,
सिर्फ डिमांड और सप्लाई जो है वो प्राइस को क्या करने वाली है, डिसाइड करने वाली है एक इंडस्ट्री के अंदर। इसका मतलब इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस, कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस। इंडिविजुअल सेलर जो है वो प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है, थर्ड पॉइंट, कि यहाँ पर जो ये जो इंडस्ट्री रहने वाली है कौन सी, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, राइट, वो क्या होगी, प्राइस मेकर होगी, वो प्राइस को बनाएगी, राइट। और दूसरा जो फर्म होगी, यानी कि जो फर्म इस तरह का काम कर रही है वो बेसिकली प्राइस टेकर होगी, यानी कि जो भी प्राइस होगा उस प्राइस को उसे लेना पड़ेगा, वरना कस्टमर्स के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि कस्टमर क्या कर सकता है, किसी और प्रोडक्ट के लिए जा सकता है या फिर किसी और प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। अब कुछ फीचर्स समझ लेते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन एंड देयर इंप्लीकेशंस। परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करता हूं तो उसके फीचर्स क्या है, यानी कि इसकी विशेषता क्या है और इसके इंप्लीकेशंस क्या है, इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है। अगर मैं फीचर्स की बात करता हूं तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। इसके मतलब नो फर्म कैन अफेक्ट और चेंज द प्राइस। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, जब नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो कोई भी फर्म जो है अफेक्ट नहीं कर सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते किसको, प्राइस को। द प्राइस कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में मिल रहा है तो बाकी फर्म्स को भी 100 रुपये में ही बेचना पड़ेगा। अगर वो प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करेंगी तो उसकी वजह से उनकी सेल्स जो है वो कम हो जाएगी। सेकंड अगर बात की जाए तो होमोजेनियस प्रोडक्ट है, राइट। होमोजेनियस प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट रहता है, यहाँ पर होमोजेनियस प्रोडक्ट रहता है। यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट, ये बात है, बात समझेंगे इसके बारे में। यहाँ पर क्या लिखा है, लो फर्म्स कैन अफेक्ट चेंज इन द प्राइस, ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर। फर्म्स जो होगी वो प्राइस टेकर होगी बिकॉज इनसिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट सप्लाई, क्योंकि मार्केट सप्लाई के अंदर फर्म्स का बहुत कम इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। इनसिग्निफिकेंट रोल जो है उसका देखने को आप लोगों को मिलने वाला है। होमोजेनियस प्रोडक्ट है, इसका मतलब होमोजेनिटी रहेगी प्राइस के अंदर भी। थर्ड अगर बात करूं तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट है। मार्केट आसानी से, मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं वो आसानी से आ सकते हैं और आसानी से जा भी सकते हैं जब उनका मन करे, यानी कि छोड़ सकते हैं धंधे को। ऑल फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, इसीलिए जो सारी की सारी फर्म्स है यहाँ पर वो नॉर्मल प्रॉफिट क्या करती है, अर्न करती हैं, राइट। और परफेक्ट नॉलेज यहाँ पर रहता है कस्टमर को भी और मार्केट प्लेयर्स को भी बहुत अच्छी तरह से। यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट, यूनिफॉर्म प्राइस जो है प्रिवेल करने वाला है मार्केट के अंदर, ये बात यहाँ पर लिखी गई है, राइट। चलिए अगर मैं बात करता हूं हमारे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमारा दो तरह का हो सकता है। एक हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट होता है और एक मेरे पास एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर मैं बात करता हूं अपनी परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म्स के द्वारा नॉर्मल प्रॉफिट ही क्या किया जाता है, अर्न किया जाता है। वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो नहीं बनाती है, राइट। सेकंड हमारे पास आता है मोनोपोली मार्केट, राइट। मोनोपोली मार्केट। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर आप लोगों के किसी को भी कोई डाउट्स आता है, कोई भी क्वेरीज है और आप लोग तैयारी करना चाहते हैं सीयूटी की, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है prince.thakur@adda247.com, राइट। चलिए, तो अगर मैं मोनोपोली मार्केट की बात करता हूं इसका मतलब क्या है, राइट। तो यहां पर ध्यान से समझना, दो वर्ड है बेटा, मोनोपोली, राइट। दो वर्ड क्या है, एक आपके पास है मोनो और दूसरा है आपके पास पोली। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर दो वर्ड है होते हैं, एक पोली होता है और एक आपके पास सोनी होता है। जो पोली वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है आपके सेलर्स को और जो सोनी वर्ड्स है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके बायर्स को। मोनो का मतलब होता है बेटा, राइट, सिंगल, और पोली का मतलब हुआ सेलर, सिंगल सेलर मार्केट। इसीलिए मोनोपोली को बोला जाता है क्या, मोनोपोली इज ऑल्सो नोन एज सिंगल सेलर मार्केट। इसको सिंगल सेलर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। सेम सेंस पर आप लोग कई बार पढ़ते हैं ड्यूओपोली।
डियो का मतलब होता है, यहाँ पर दो वर्ड है, डियो प्लस पॉली। डियो का मतलब हुआ टू और पॉली का मतलब हुआ सेलर। तो यहाँ पर टू सेलर्स होंगे, यानी कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए सिर्फ और सिर्फ तो ही सेलर पूरी की पूरी मार्केट के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसी तरह से आपके पास कई बार वर्ड आता है मोनोसोनी। यहां पर मतलब हुआ मोनो प्लस सोनी। मोनो का मतलब हुआ सिंगल और सोनी का मतलब हुआ बायर। इट मीन्स ओनली सिंगल बायर इन द मार्केट, ओनली सिंगल बायर इन द मार्केट। एक ही बायर जो होगा पूरी की पूरी मार्केट के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर मोनोपोली की बात करते हैं तो मोनोपोली वो टाइप ऑफ मार्केट है जहां पर एक सिंगल सेलर होता है जो कि सेल करता है प्रोडक्ट विच डज नॉट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड देयर आर रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स टू द एंट्री इनटू द फर्म्स। अब मोनोपोली की अगर मैं बात करता हूं तो मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर है। तो सिंगल सेलर है जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो कोई और जो है उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएगा, यानी कि उसके सब्स्टिट्यूट जो है, उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा इतनी आसानी से। और जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो बाकी फॉर्म्स जो है इजीली एंटर या फिर एग्जिट नहीं कर सकती है, यानी कि बाकी फॉर्म्स को आसानी से एंट्री करने की अनुमति यहां पर नहीं है या फिर वो एंटर ही नहीं कर पाएंगी इसके अंदर। तो मोनोपोली वो टाइप ऑफ मार्केट है जहां पर एक सिंगल सेलर है जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है और रिस्ट्रिक्शंस या फिर बैरियर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे एंट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। द मोनोपोली फर्म इटसेल्फ एन इंडस्ट्री एंड सेट द प्राइस इट्स मैक्सिमम एडवांटेजेस। कहता हूं मोनोपोली फर्म्स के अंदर क्या होता है, मोनोपोली फर्म जो है वो आपस में ही एक इंडस्ट्री है। आप ऐसा समझिए कि मोनोपोली जहां पर होगी वो अपने आप में ही एक इंडस्ट्री के तौर पर क्या करने वाली है, काम करने वाली है। और जब वो एक इंडस्ट्री के तौर पर खुद काम करेगी इसका मतलब है कि वहां पर राइट प्राइस जो है वो उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, उनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो कोई और नहीं बना रहा है या फिर कोई और नहीं बना सकता है। और जब कोई और उस प्रोडक्ट को नहीं बना पाएगा तो वही उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिसाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है द मोनोपोली फर्म इज इटसेल्फ एन इंडस्ट्री एंड कैन सेट द प्राइस टू इट्स मैक्सिमम एडवांटेज। प्राइस को रख सकती है मैक्सिमम एडवांटेज तक, राइट, यानी कि जितना उसको पैसा लेना है या फिर जितना प्राइस प्रोडक्ट का चार्ज करना है वो लेने वाला है। अब अगला पॉइंट आता है राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फीचर्स, कि इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले बात करूं तो सिंगल सेलर है। दूसरी अगर बात की जाए तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द न्यू फर्म्स, नई फर्म्स बहुत आसानी से इसके अंदर एंटर या फिर एग्जिट नहीं कर सकती हैं। थर्ड, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल, आसानी से प्रोडक्ट को रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं देखने को मिलने वाला है। फोर्थ, फर्म इज अ प्राइस मेकर, यहाँ पर जो फर्म है वो क्या है, प्राइस मेकर है, प्राइस को डिसाइड करने वाली है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो पाना यहाँ पर पॉसिबल होता है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट का प्राइस एक कस्टमर से अलग लिया जाए, राइट, डिफरेंट है इससे सेकेंड कस्टमर से। एक कस्टमर का प्राइस दूसरे कस्टमर के प्राइस से क्या रहने वाला है, अलग रहने वाला है। यानी कि अगर मान लो एक कोई ऐसा प्रोडक्ट है, अगर मान लो कोई 100 रुपये में उसको परचेज किसी को 100 रुपये में दिया जा रहा है तो हो सकता है उसी प्रोडक्ट का किसी से 200 रुपये भी चार्ज कर लिया जाए, बड़ी बात रही है। एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व इज लेफ्ट टू द राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड लेस इलास्टिक देन दैट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो एवरेज डिमांड, जो हमारी एवरेज रेवेन्यू है वो लेफ्ट टू राइटवर्ड जाने वाला है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और लेस इलास्टिक होगा, राइट, लेस इलास्टिक आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। थर्ड, अगर मैं बात करता हूँ वी हैव मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, राइट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है सर, समझते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज दैट टाइप ऑफ मार्केट under which there are large number of buyers and sellers selling differentiated product to the consumer who have imperfect knowledge about the product, right। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो बेटा, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सेलर्स की, और उसके साथ में बात की जाए अगर
बायर्स की, तो सेलर्स और बायर्स यहाँ पर n नंबर्स होंगे। सेम सेंस पर बायर्स भी यहाँ पर n नंबर्स ऑफ बायर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं, राइट। सेलर्स भी n नंबर है, बायर्स भी हमारे पास क्या n नंबर है, राइट। बस फर्क क्या यहाँ पर रहने वाला है कि जैसे हम होमोजीनियस मार्केट की बात करते थे, तो होमोजीनियस मार्केट के अंदर क्या था हमारे पास, सेम प्रोडक्ट जो था, सेम प्रोडक्ट जो है वही सेल किया जा रहा था, राइट। सेम प्रोडक्ट जो है वही सेल किया जा रहा था। लेकिन अगर मैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात करूंगा तो यहां पर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट जो है उसी को ही सेल किया जाएगा, यहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होगा। बस फर्क इतना है। ऐसा क्यों है, राइट। यहां पर क्या बोलता है, सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर हु हैव इनपरफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, जिसको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ईच सेलर इज द सोल प्रोड्यूसर of a particular brand and with the help of marketing and advertisement represent the product as unique and best। तो यहां पर क्या होगा, सारे के सारे फर्म्स जो हैं, वो सारी की सारी फर्म्स जो हैं will be the sole producer of a particular brand, they are the particular producer of that brand। और यहां पर वो क्या करती हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट का यूज करती है क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को, कि उनका प्रोडक्ट जो है वो बाकियों से बेहतर क्यों है। सिंपल सा मतलब ये है कि बहुत सारी फर्म्स के द्वारा इसी तरह का प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाएगा, बस वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है बाकियों से कि हमारा प्रोडक्ट आपको बाकियों के मुकाबले में क्यों खरीदना चाहिए, कैसे करके एडवर्टीजमेंट करवा के ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दिखाकर। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर आपको विशेषता बताऊं तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स होने वाले हैं, बहुत सारे सेलर्स होने वाले हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इन दिस फीचर एवरी फर्म्स मेक इट्स ओन प्रोडक्ट डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, टेस्ट, पैकेजिंग, साइज, शेप, राइट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि प्रोडक्ट जो बनाया जाएगा वो बाकियों से अलग बनाया जाएगा। और किस किस बेसिस पर अलग हो सकता है, कलर के बेसिस पर हो सकता है, टेस्ट के बेसिस पर, पैकेजिंग के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर और शेप के बेसिस पर हो सकता है। सेलिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, कॉस्ट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन, राइट। अगर सेलिंग कॉस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात होगी कॉस्ट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन जो है यहाँ पर की जाती है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द न्यू फर्म्स, जो फर्म्स है वो बहुत आसानी से एंटर और एग्जिट कर सकती है। फर्म्स की एंट्री और एग्जिट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं है, यानी कि इजीली एंट्री और एग्जिट हो सकती है फर्म की। फर्म्स कैन इजीली एंटर्स और एग्जिट द मार्केट, आसानी से आ सकती हैं और आसानी से जा सकती हैं। परफेक्ट नॉलेज यहाँ पर नहीं होता है, देयर विल बी लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। डिमांड कर्व जो होगा इसका कैसा बनेगा, ज़्यादा इलास्टिक जो है इसका डिमांड कर्व जो है वो बनने वाला है। द डिमांड कर्व विल बी मोर इलास्टिक इन दिस सिनेरियो, राइट। चलिए अब हमारे पास आती है ओलिगोपोली, राइट। ओलिगोपोली की अगर मैं बात करता हूं तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू फर्म्स होंगी लेकिन लार्ज फर्म्स होंगी। तो यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि इसका बेसिक सा मतलब हुआ क्या सर। तो ओलिगोपोली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर फ्यू लार्ज फर्म्स है जो म्यूचुअली डिपेंडेंट है फॉर टेकिंग प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। यानी कि जैसे कि राइट आपने ओपेक का नाम सुना होगा, ठीक है। अब यहां पर जो होती है वो जनरली 7 से 8 फर्म्स होंगी या फिर 10 फर्म्स होंगी जो मिलकर क्या करती है, प्रोडक्ट को बनाती है या फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन यही 7-8 जो है इस इंडस्ट्री के अंदर राज करने वाली हैं, ये बाकी किसी और को आसानी से उस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री या फिर एग्जिट करने नहीं देती है। डिपेंडेंट फॉर टेकिंग प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। अगर मैं ओलिगोपोली की फीचर्स की बात करता हूं तो फ्यू लार्ज फर्म्स होंगी इसके अंदर। ऑल द फर्म यूज अंडर ओलिगोपोली प्रोड्यूस होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सारे के सारे होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाती है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाती है। ओलिगोपोली की अगर मैं बात करूं तो डिमांड कर्व जो है वो अनडिटरमाइंड है और इनडिटरमाइंड होता है या फिर इनडिटर्मिनेट होता है। इकोनॉमिक बैरियर टू एंट्री ऑफ द फर्म्स इनटू द इंडस्ट्री, यानी कि बाकी
बाकियों को इतनी आसानी से एंटर इसके अंदर नहीं करने दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एटसेट्रा, राइट। बहुत सारे पैसे की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता इसके अंदर पड़ती है, राइट। ऑल द फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली मार्केट। बहुत सारी फर्म्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करती है इन रिलेटेड टू द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द डिटर्मिनेशंस अंडर ओलिगोपोली मार्केट, कि कैसे प्राइस डिसाइड किया जाएगा, कैसे आउटपुट निकाला जाएगा, उसको निर्धारित करने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्धारित होती है। एनी एक्शन ऑफ द फर्म इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्राइस गेट रिएक्शन फ्रॉम द अदर फर्म्स ऑल्सो, कि अगर एक फर्म के द्वारा प्राइस कम या फिर ज़्यादा कर दिया जाए तो बाकी फर्म्स भी प्राइसेस को कम या फिर ज़्यादा करने की कोशिश यहाँ पर करती है। यानी कि अगर मैं सीधी सी भाषा में आपको समझाने की बात करूँ तो ओलिगोपोली के अंदर जो फर्म्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किसको लेकर, प्राइस को लेकर, कि अगर एक के प्राइस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया जाएगा एक फर्म के द्वारा तो दूसरी फर्म भी उसके प्राइस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने वाली है। इतनी सी बात है इसके अंदर। नाउ अगर मैं ओलिगोपोली की बात करूं तो ओलिगोपोली को दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है, या फिर ओलिगोपोली जो है वो दो तरह से डिवाइड की जा सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक हमारे पास होती है कोल्यूसिव मोनोपोली और ओलिगोपोली, और दूसरा होती है नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, और एक हमारे पास होती है परफेक्ट ओलिगोपोली और एक होती है हमारे पास इनपरफेक्ट ओलिगोपोली। अब इनमें क्या डिफरेंस है? अगर मैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली की बात करता हूं तो यहां पर बोलता है इट इज दैट form of oligopoly in which all the firms determine price and quantity of the output on the basis of cooperative behavior। कोल्यूसिव का मतलब है, मतलब मिलकर चलती है। ध्यान से समझिएगा, कोल्यूसिव का मतलब क्या है? मिलकर काम करना, है ना। इसका मतलब है वर्क टुगेदर, मिलकर काम करेंगे। यानी कि यहां पर जो प्राइस है, जो प्राइस डिसाइड किया जाएगा वो मिलकर किया जाएगा, यानी कि वो मिलेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस प्राइस पर चीज़ों को बेचना है या फिर चीज़ों को खरीदना है उनके द्वारा। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली की अगर मैं बात करता हूँ, ये फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली है जहां पर ऑल द फर्म्स डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द अदर फर्म्स। कोल्यूसिव के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और नॉन कोल्यूसिव के अंदर फर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं। यानी कि अगर एक फर्म्स जो है वो प्राइस को इंक्रीज करने वाली है तो हो सकता है कि जो दूसरी फर्म है उसको ध्यान में रखते हुए प्राइस को इंक्रीज करे। यानी कि एक का रिएक्शन दूसरे के रिएक्शन के ऊपर क्या करने वाला है? डिपेंडेंट है। एक का रिएक्शन दूसरे के रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक प्राइस को बढ़ाएगा तो ये भी हो सकता है प्राइस को इंक्रीज कर दे। यानी कि यहाँ पर कोलिजिवनेस नहीं देखी जाती है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ सहयोग जो है वो जनरली नहीं देखा जाता है। परफेक्ट ओलिगोपोली और इनपरफेक्ट ओलिगोपोली की अगर मैं बात करता हूं तो परफेक्ट ओलिगोपोली और इनपरफेक्ट ओलिगोपोली के अंदर क्या फर्क है? परफेक्ट ओलिगोपोली की अगर मैं बात करता हूं, इफ फर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली का मतलब है कि अगर सेम तरह के प्रोडक्ट जो है, दोनों फर्म्स जो है, जितने भी फर्म्स है, 7-8 फर्म्स काम कर रही हैं, अगर वो सेम नेचर का प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, सेम नेचर का प्रोडक्ट जो है उनके द्वारा बनाया जा रहा है, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है परफेक्ट ओलिगोपोली। और अगर मैं इनपरफेक्ट ओलिगोपोली की बात करता हूं तो इनपरफेक्ट ओलिगोपोली का मतलब क्या है? इनपरफेक्ट ओलिगोपोली, इफ फर्म्स प्रोड्यूस हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड इनपरफेक्ट ओलिगोपोली। यानी कि प्रोडक्ट में क्या है? वेरिएशंस है, प्रोडक्ट सेम नेचर का नहीं है, जहां पर इनपरफेक्ट रिलेशनशिप आप लोगों को देखने को मिले, हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट अगर आप लोगों को देखने को मिले तो उसे बोला जाता है परफेक्ट ओलिगोपोली एंड इनपरफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली के अंदर होमोजेनियस प्रोडक्ट रहने वाले हैं, यानी कि सारे के सारे फर्म्स एक दूसरे के साथ मिलकर सेम टाइप के प्रोडक्ट को बनाने वाली है। और इनपरफेक्ट ओलिगोपोली के अंदर हमें हेटेरोजेनियस नेचर का या फिर हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट जो है वो दिखने वाला है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एक चार्ट आप लोगों के लिए, जहां पर आप लोग बहुत डिटेल से चीजों को समझोगे। सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात करी परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट मार्केट। इनपरफेक्ट मार्केट के अंदर आती है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात हो तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आने वाला है आपका परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि कुल मिलाकर डिमांड और सप्लाई को डिसाइड करने की अनुमति है कि क्या प्राइसेस जो है वो जनरली चार्ज करने चाहिए और किस तरह से प्राइसेस को लेना चाहिए।
यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इनके बीच में डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली में डिफरेंशिएट करूँ तो क्या फ़र्क है। सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ सेलर की बात करता हूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर लार्ज है। नेचर प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट सेम रहने वाला है। एंट्री और एग्जिट की बात की जाए तो फ्री एंट्री और एग्जिट देखने को मिलेगी आपको फर्म्स को, और इसका जो कर्व है वो पैरेलल बनता है किसके, एक्स एक्सिस के। आप लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। फर्म्स डिमांड कम पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। सेलिंग कॉस्ट नॉट रिक्वायर्ड, इनको किसी भी तरह की सेलिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो है प्राइस टेकर है, राइट, प्राइस टेकर है, ये प्राइस लेने वाले हैं, प्राइस मेकर नहीं है। प्राइस मेकर जनरली अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलने वाला है किसके अंदर, आपको देखने को मिलने वाला है मोनोपोली के अंदर, जहाँ पर प्राइस मेकर होती है फर्म। मोनोपोली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ बायर, जो नंबर ऑफ सेलर जो रहेगा वो सिंगल रहेगा। प्रोडक्ट की बात करें तो इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। एंट्री और एग्जिट की बात की जाए तो रिस्ट्रिक्शंस होगी एंट्री और एग्जिट के ऊपर, राइट। फर्म्स का डिमांड कब कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनने वाला है और इन इलास्टिक बनने वाला है। सेलिंग कॉस्ट जो यहाँ पर इन्हें भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ही मात्र ऐसी कंपनी है या यही एक मात्र ऐसी फर्म है जो इस तरह के प्रोडक्ट को क्या कर रही है, बना रही है मार्केट के अंदर। तो उसको बेसिकली इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्या करने के लिए, अपना सेलिंग कॉस्ट करने की। मोनोपोलिस्टिक की अगर बात करूं तो नंबर ऑफ सेलर जो है वो लार्ज होंगे, प्रोडक्ट बस अलग होगा। होमोजीनियस मार्केट यानी कि परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपस में डिफरेंशिएट ही इसलिए करता है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बायर्स और सेलर्स जो है वो एन नंबर्स हैं, यहाँ पर भी एन नंबर्स है, लेकिन फ़र्क किस में होगा, प्रोडक्ट के अंदर होगा। यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो जनरली बनाए जाते हैं। अगर मैं एंट्री और एग्जिट की बात करूं, फ्री एंट्री और एग्जिट होने वाली है। फर्म कट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और इलास्टिक होगा। और सेलिंग कॉस्ट की अगर बात की जाए तो वेरी सिग्निफिकेंट, यानी कि सेलिंग कॉस्ट इनके द्वारा की जाती है। ओलिगोपोली की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेलर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, फ्यू होंगे। नेचर प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों नेचर के होंगे। एंट्री और एग्जिट की अगर बात की जाए तो बैरियर ऑन एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स, नई फर्म्स को आसानी से एंटर यहाँ पर नहीं करने दिया जाता है या फिर नई फर्म्स के आने के ऊपर प्रतिबंध है। अगर मैं कर्व की बात करूं तो कर्व जो है वो अनडिटरमाइंड है। सेलिंग कॉस्ट की बात करूं तो सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इनके द्वारा की जाती है। नाउ बात करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस की। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में, और फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर हम लोगों ने उनकी विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करी कि किस तरह से मार्केट की जो विशेषताएं हैं, राइट, अलग अलग मार्केट के अंदर वो सारी देखने को हम लोगों को मिलती है, उसके बारे में बात करी। अब इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इट बेसिकली रेफर टू द प्राइस एट विच मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी आर इक्वल। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, जहां पर डिमांड, कौन सी डिमांड, मार्केट डिमांड आपकी सप्लाई के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, सप्लाई के बराबर होगी, मार्केट सप्लाई के बराबर होगी। इसका मतलब कि एक्सेस डिमांड ना हो ना ही एक्सेस सप्लाई हो, ना ही एक्सेस डिमांड हो, देयर शुड नॉट बी एक्सेस डिमांड, और हमारे पास ना ही एक्सेस सप्लाई हो। ये चीजें नहीं होगी यहाँ पर। तो आप लोगों को पता है डिमांड और सप्लाई आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर मान लो इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। और यहाँ पर जो प्राइस होगा यही वो प्राइस होगा जहाँ पर आपकी डिमांड जो है वो क्या होने वाली है, सप्लाई के बराबर होने वाली है। दिस विल बी द पॉइंट वेयर डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई, जहाँ पर आपकी डिमांड जो है वो किसके बराबर होगी, सप्लाई के बराबर होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर बात की जाती है, इस पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर होगी एक्सेस सप्लाई, और अगर यहां पर इस पॉइंट की बात की जाए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी एक्सेस डिमांड, राइट। तो हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि परफेक्ट डिटर्मिनेशन कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, यानी कि जो प्राइस है कि सर प्राइस जो है वो कितना लिया जाए, 10 रुपए लिया जाए, 20 रुपए लिया जाए, 25 रुपए लिया जाए, या फिर कितना प्राइस लिया जाए, वो कैसे डिटरमाइन होने वाला है। तो क्या बोलता है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस ऑलवेज रिमेन एट इक्विलिब्रियम लेवल। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर ही क्या है देखने को मिलने वाला है, इक्विलिब्रियम लेवल पर ही डिफाइन होने वाला है।
मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई डिसाइड द मार्केट प्राइस एट पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट ईच अदर्स और बिकम इक्वल। यानी कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई डिसाइड करने वाली यानी कि जहां पर ये दोनों कब आपस में एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, इंटरसेक्ट करने वाले हैं, वहीं पर ही प्राइस जो है डिसाइड होने वाला है। द इंटरसेक्ट एंड ईच अदर्स और बिकम इक्वल, एनी चेंज इन द मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई और बोथ चेंज द इक्विलिब्रियम प्राइस। किसी में भी अगर चेंज आ जाए, अगर मार्केट डिमांड के अंदर भी चेंज आ जाता है या फिर मार्केट सप्लाई के अंदर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो इसकी वजह से जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस भी चेंज हो जाएगा, या तो वो शिफ्ट हो जाएगा या तो वो आपको ये अपवर्ड शिफ्ट या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट देखने को मिलने वाला है। आगे क्या है, चेन इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द डिमांड एंड इक्विलिब्रियम, डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम, मार्केट प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सबसे पहले क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, अगर आप डिमांड को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा आपका कहां पर, राइटवर्ड। योर डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइटवर्ड एंड सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड अराइजेस एट अ गिवन मार्केट प्राइस, यानी कि एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो अराइज होगी दिए गए मार्केट प्राइस के ऊपर। कंपटीशन अमंग द बायर्स, बायर्स के बीच में कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। कंज्यूमर आर विलिंग टू पे मोर, कंज्यूमर जो है वो विल करने वाला, इच्छा करने वाला ज्यादा पे करने की। इंक्रीज इन द प्राइस रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ द सप्लाई till market reach equilibrium point, that is demand is equal to supply, equilibrium price increased and equilibrium quantity also increased। equilibrium price भी बढ़ा दिया जाता है और equilibrium quantity के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है। आगे बात करते हैं आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई की जो एप्लीकेशन है उसका क्या इंपैक्ट है, या फिर जो डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे अप्लाई किया जाता है यहाँ पर, उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पास दो चीज़ आती है बेटा, एक आपके पास आता है मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, राइट, और एक आपके पास फ्लोर प्राइस आता है, बात करेंगे उसके बारे में भी। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितना प्राइस लिया जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट का, या फिर मैक्सिमम कितना प्राइस जो है वो फर्म्स के द्वारा चार्ज किया जा सकता है। तो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इट मीन्स मैक्सिमम प्राइस द प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज आर अलाउड टू चार्ज, कि प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज कितना मैक्सिमम चार्ज जो है एक प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। गवर्नमेंट इम्पोजेस सच सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन इट फाइंड्स दैट द डिमांड फॉर द नेसेसरी गुड्स एक्सीड्स इट्स सप्लाई। तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा क्यों डिसाइड किया जाता है, कहते हैं सर क्योंकि अगर जनरली क्या होता है, जब डिमांड जो है वो लोगों के द्वारा बढ़ा दी जाएगी तो जाहिर सी बात है सप्लाई अगर उतनी नहीं होगी तो प्राइसेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भैया आप लोग प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हो इस बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल करने के लिए, राइट। दैट इज व्हेन कंज्यूमर आर फेसिंग शॉर्टेज एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई, राइट। ऐसा कब होता है, जब कंज्यूमर जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज फेस करता है और उसका इक्विलिब्रियम प्राइस जो बहुत ज़्यादा हो जाए, तब गवर्नमेंट डज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, और गवर्नमेंट के द्वारा ये लोगों के इंटरेस्ट, लोगों के हित में जो है इसको किया जाता है। जनरली अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप कर्व देखते हैं तो ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है। डिमांड कर्व को डी से रिप्रेजेंट किया और सप्लाई कर्व को एस से हम लोग जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिमांड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या प्राइस कम है तो डिमांड जो होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था और यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, राइट। प्राइस क्योंकि ज़्यादा है तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, राइट। तो मैक्सिमम प्राइस सेलिंग का मतलब क्या हुआ, प्राइस सेलिंग का मतलब हुआ कि भैया मैक्सिमम प्राइस जो वो इतना ही लिया जा सकता है, और ये रिस्ट्रिक्शन बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है ताकि इसका बेनिफिट जो है वो सप्लायर को ज़्यादा ना मिल सके और सप्लायर जो है वो ज़्यादा चार्ज ना कर सके किससे, कंज्यूमर से, इस चीज़ के लिए। आगे हमारे पास आता है मिनिमम प्राइस सीलिंग। मिनिमम प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है, गवर्नमेंट इम्पोजेस लोअर लिमिट ऑन द प्राइस विच इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस टू सेव द गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, ताकि प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम प्राइस लिमिट लगा दी जाती है, मिनिमम प्राइस लिमिट लगा दी जाती है कि भैया इतना प्राइस तो इसको जनरली मिलना ही चाहिए इस प्राइस का। जैसे कि कई बार देखो, अगर आप फार्मर्स की बात करते हैं ना, तो फार्मर्स को क्या किया जाता है, एक मिनिमम प्राइस जो है वो दिया जाता है, मिनिमम प्राइस जो है वो दिया जाता है, राइट, जिसको बोला जाता है मिनिमम एमएसपी, राइट। एग्जांपल के तौर पर कि अगर एक फार्मर जो है उसको बोला जाता है कि आप किसी भी फसल को अगर प्रोड्यूस करो, एग्जांपल के तौर पर अगर फार्मर जो है राइस प्रोड्यूस करता है और राइस उसको बनाने की कीमत ही उसको 10 रुपये लगती है,
तो अगर भैया वो 15 रुपये में ना बेचेगा उसे, तो वो अगली बार से इस काम को करना ही छोड़ देगा। तो सरकार इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करती है, एक सीलिंग लगा देती है कि भैया हम कम से कम भी आपको 15 रुपये तो किसी भी कीमत पर देने वाले हैं या फिर दिलवाने वाले हैं, राइट। तो इसी को बोला जाता है मिनिमम प्राइस सेलिंग। तो गवर्नमेंट इंपोज करती है एक लोअर लिमिट प्राइस के ऊपर विच इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस से हायर होता है, ताकि सेफ गार्ड किया जा सके इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर को। और इसी को बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी, एमएसपी भी बोला जाता है, राइट। मैंने लिखा भी है यहाँ पर, नहीं लिखा तो ये लिखा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको बोला जाता है। क्लियर है तेरी बात? आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और आप लोग अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो आप लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और अगर आप लोग की कोई भी इंक्वायरीज है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है prince.thakur@adda247.com, ये मेरी ईमेल आईडी रहने वाली है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आज अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आज ही सोच रहे हैं तैयारी करने की, आज से शुरू करने वाले हैं आने वाले फ्यूचर की, तो अगर आप ये कोड लगाते हैं Y828, ये कोड अगर आपके द्वारा लगाया जाता है तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और मैक्सिमम डिस्काउंट आपका जा सकता है 20% तक। चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों को समझ में आएगा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। मिलते हैं आप लोगों से एक नई और वीडियो के साथ एक अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।